हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो देखिए, हम लोग मार्च 2020 के करंट अफेयर्स को कवर कर रहे थे। ये रिवीजन सीरीज जो है वो चल रही है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये प्रीलिम्स एग्जाम को टारगेट करते हुए जो भी स्टूडेंट प्रीलिम्स 2021 में अपीयर हो रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज है, रिवीजन सीरीज, जहां पर मैं आपके करंट अफेयर जो है वो कवर करवा रहा हूँ। और ये जो करंट अफेयर्स हैं गाइज, ये जनवरी 2020 से मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने अभी अभी ज्वाइन किया है, आप चैनल पर एक आपको वो मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां पर रिवीजन जो सीरीज है ऐसा करके लिखा रहेगा प्लेलिस्ट में। अगर नहीं मिले तो मुझसे मांग लेना, तो वो प्लेलिस्ट में दे दूंगा। पूरे जनवरी के और पूरे फरवरी की रिवीजन जो है वो आपको मिल जाएगी, रिवीजन सीरीज। तो यहाँ पर हम लोग टारगेट कर रहे हैं मेनली प्रीलिम्स 2021 को। तो प्रीलिम्स के लिए जो भी काम की चीज है वो पूरी की पूरी मैं आपको बताऊंगा। प्लस साथ ही साथ, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद आपको मेंस भी देना है, अगर कुछ पॉइंट मुझे लगता है मेंस के लिए आप नोट डाउन कर ले, तो फिर वो भी मैं बता दूंगा आपको साथ ही साथ, ठीक है, नोट डाउन करने के लिए। और बाकी इन ये जो पूरी जो सीरीज में चला रहा हूं, इसका कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल में अगर आपको लेक्चर सुनने हैं तो बिल्कुल डेट वाइज आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे प्लेलिस्ट पर। आप प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाकर देख सकते हैं। देखो, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की यहां पर बात हो रही है। तो ये वाला जो टॉपिक है, ये थोड़ा सा प्रीलिम्स के लिए बस आपको ये ध्यान में रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने 135 लीटर पर कैपिटा पर डे जो है वो सजेस्ट किया है अर्बन वाटर सप्लाई के लिए, और यानी कि शहरी एरियाज के लिए 135 लीटर पर कैपिटा पर डे, ये चीज ध्यान में रखना। और गांव क्षेत्रों के लिए 55 लीटर पर कैपिटा पर डे ये फिक्स किया गया है जल जीवन मिशन के तहत, कि इतना तो पानी जो है वो लोगों को मिलना ही चाहिए। और एक आंकड़ा सामने आया था, ये आप मेंस में उपयोग कर सकते हैं, जिसमें हमें देखने को मिला था कि 2001 में 1816 क्यूबिक मीटर पानी की अवेलेबिलिटी हुआ करती थी, यानी कि पर कैपिटा हर साल 1816 क्यूबिक मीटर पानी जो है वो अवेलेबल होता था लोगों को हर साल। और ये घटकर 1545 क्यूबिक मीटर 2011 में हो गया। और फर्दर कहा जा रहा है कि 2031 तक ये और भी ज्यादा घट जाएगा, 1367 हो जाएगा, और 2021 में 1486 हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से जो है वो घटने की यहाँ पर बात हो रही है। तो इसलिए वाटर को कंजर्व करना बहुत जरूरी है, सस्टेनेबल तरीके से पानी का उपयोग करना है। तो इस प्रकार के आंकड़े लिखकर आप ये सब चीजें लिख सकते हैं। वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें उपयोग कर सकते हैं ये सब आंकड़े। देखो, कभी कभी प्रीलिम्स के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में पूछ लिया जाता है कि इन फ्लाइट वाईफाई किस प्रकार से काम करता है। तो गवर्नमेंट ने परमिशन दी है एयरलाइंस को, जो एयरलाइन इंडिया के अंदर ऑपरेट करती हैं। कहाँ पर? इंडिया का जो एयर स्पेस है, इंडियन एयर स्पेस। तो इंडियन एयर स्पेस आप समझते हो, जैसे कि जो हमारी कंट्री है इंडिया जो है, उसके ऊपर जो स्पेस जो हम लोग को नजर आता है, जहां से प्लेन वगैरह हमको दिखाई देते हैं, प्लेन उड़ते हैं, तो उस पूरे एरिया पर अब अलाउ कर दिया गया है कि इन फ्लाइट वाईफाई सर्विसेज जो है वो पैसेंजर्स को प्रोवाइड की जा सकती हैं। जो एयरलाइन कंपनीज हैं, एयरलाइन ऑपरेटिंग कंपनीज इंडिया के अंदर पैसेंजर को इन फ्लाइट वाईफाई सर्विस दे सकती है, यानी कि फ्लाइट के अंदर वाईफाई सर्विस दे सकती है। इसमें पायलट जो होंगे वो परमिशन दे सकते हैं कि पैसेंजर जो है वो इंटरनेट सर्विसेज एक्सेस कर सकते हैं एयरक्राफ्ट के अंदर। और उनका जो मतलब जो लैपटॉप है, स्मार्टफोन है, टैबलेट है, स्मार्ट वॉचेस हैं, ई रीडर है, पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस जो है, इसका उपयोग जो है वो फ्लाइट मोड पे किया जा सकता है या फिर एयरप्लेन मोड पे किया जा सकता है। आपको पता होगा फोन में एक एयरप्लेन मोड होता है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जैसे ही जो व्यक्ति एयरप्लेन मोड को ऑन करेंगे तो फिर भी उनकी डिवाइस पर इंटरनेट जो है वो चलने लगेगा। जैसे कि हम लोग जब एयरप्लेन मोड को ऑन करते हैं तो नहीं चलता ना, बट अगर प्लेन में बैठे रहोगे और एयरप्लेन मोड को ऑन करोगे, और अगर वो आपका प्लेन जो है जिसपे आप बैठे हुए हो, तो वो अगर इन फ्लाइट वाईफाई सर्विस आपको प्रोवाइड करा रहा है, तो आपका जो एयरप्लेन मोड है वो कनेक्ट हो जाएगा प्लेन के सिस्टम के साथ, प्लेन की डिवाइस के साथ, ठीक है। तो इसके अंदर, इस सिस्टम के अंदर हमें देखने को मिलता है दो तरीके की टेक्नोलॉजीज उपयोग में ली जाती है, एक टेरिस्टेरियल और दूसरी होती है सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस। अब टेरिस्टेरियल में क्या होता है, जैसे हमारे घर के आसपास जो टावर बने हुए हैं ना, किसके? मोबाइल फोन के, और इस प्रकार के टावर होते हैं, राइट। ये वाली चीज आपको पता होगी, उस टावर के थ्रू ही हमें नेटवर्क मिल पाता है। तो वैसे ही प्लेन जो होगा, तो वो अगर टेरिस्टेरियल सिस्टम का उपयोग कर रहा होगा तो फिर नीचे मौजूद जो सर्विस प्रोवाइडर है उनके टावर से उसको सिग्नल मिल जाएगा उसकी डिवाइस को, या फिर दूसरा जो होता है वो सैटेलाइट के माध्यम से मिल जाता है, डायरेक्टली सैटेलाइट से जो है वो सिग्नल मिल जाता है। तो इस प्रकार की दो प्रकार की टेक्नोलॉजी हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलती है। बात समझ में आएगी आपके? और वंस फ्लाइट मोड इज एक्टिवेटेड, जैसे ही फ्लाइट मोड एक्टिवेट होगा, प्लेन का जो एंटीना होगा वो लिंक कर जाएगा, लिंक कर लेगा, वही चीज मैंने आपको बताई, टेरिस्टेरियल इंटरनेट सर्विसेज के थ्रू जो कि प्रोवाइड की जाती है सर्विसेज टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के द्वारा। और फिर एयरक्राफ्ट जैसे ही 3000 मीटर की ऊंचाई पे जाएगा तो एंटीना जो है वो स्विच करके सैटेलाइट बेस्ड सर्विस पर कनेक्ट हो जाएगा। मतलब कि क्योंकि ऊपर जाएगा तो ऑब्वियस की बात है कि इतनी ऊंचाई पर ये नीचे वाला जो एंटीना जो होगा उसकी जो रेंज है पहुंचेगी है नहीं,
राइट। तो फिर जैसे ही ऊपर जाएगा वो, जैसे ही एक हाइट पर जाएगा तो तुरंत वो स्विच हो जाएगा, फिर वो सैटेलाइट से जो है वो ये सर्विस लेना शुरू कर देगा। तो इस प्रकार की चीज हमें देखने को मिलती है और इसमें किसी भी प्रकार का ब्रेक जो है वो इंटरनेट सर्विसेज में पैसेंजर को नहीं होता, मतलब किसी प्रकार की परेशानी पैसेंजर को नहीं होती, किसी प्रकार का ब्रेक नहीं होता यानी कि कनेक्टिविटी का, राइट। तो उनको लगातार जो है वो कनेक्टिविटी मिलती रहती है और उसके बेनिफिट कई सारे हैं जिसको आप मेंस में उपयोग कर ही सकते हैं, आपको पता ही है। इससे जुड़े काफी सारे चैलेंजेस भी हमें देखने को मिलते हैं, बट वो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और मैंने आपको जैसे बताया कि आपको अगर डिटेल में लेक्चर को देखना है प्रॉपर पूरा, क्योंकि मैं जो आपको रेगुलर बेसिस पर लेक्चर पढ़ाता हूँ प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ाता हूँ। ये सेशन चल रहा है रिवीजन का, राइट। जैसे कि कोई स्टूडेंट कंप्लेन ना करे तो मैं बकायदा बता देता हूँ पहले ही, रिवीजन सीरीज जो होती है वो थोड़ी सी हम लोग फास्ट जो है वो करते हैं, राइट। और हर एक पॉइंट जो है वो मैं आपको जैसे रेगुलर लेक्चर में हर एक पॉइंट डिटेल में समझाता हूं, बट यहाँ पर रिवीजन है, यहाँ पर वही चीज बताऊंगा जो आपके प्रीलिम्स के लिए मेनली काम की है, और कुछ कुछ चीजें जो आप मेंस में उपयोग कर सकते हैं, पॉइंट्स वगैरह। अब ग्रेट बैरियर रीफ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ग्रेट बैरियर रीफ। तो साइंटिस्ट ने वार्निंग दी थी ग्रेट बैरियर रीफ को लेकर कि क्रिटिकल पीरियड जो है वो ग्रेट बैरियर रीफ का आने वाले समय में आने वाला है, क्योंकि हीट स्ट्रेस है, क्लाइमेट चेंज के कारण टेम्परेचर जो इंक्रीज हो रहा है, तो ग्रेट बैरियर रीफ को जो है वो नुकसान पहुंचता है। देखो ग्रेट बैरियर रीफ मरीन पार्क जो है ये कहां पर है, तो आपको ध्यान में रखना है, ये देखो ऑस्ट्रेलिया वाला क्षेत्र हम लोग को देखने को मिलता है। ऑस्ट्रेलिया की ईस्ट साइड आप देखेंगे तो ग्रेट बैरियर रीफ हम लोग को यहाँ पर नजर आती है, राइट। और ये लगभग हमें देखने को मिलता है 2300 किलोमीटर का जो एरिया है रफली, जो इटली कंट्री है उसके साइज के बराबर, राइट। और अबाउट 3000 कोरल रीफ और 600 कॉन्टिनेंटल आइलैंड, 1625 टाइप की फिशेस, 133 वैरायटी की शार्क और रेज और 600 टाइप के सॉफ्ट और हार्ड कोरल जो है वो यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलते हैं ग्रेट बैरियर मरीन पार्क में, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और एनवायरमेंट कोर्स गाइज हमारा अवेलेबल है, ईवीएस का कोर्स और काफी सारे कोर्स अवेलेबल है, आप चाहें तो कोर्सेज की डिटेल जो है वो ले सकते हैं मुझे मैसेज करके मेरे नंबर पर। और ध्यान में रखना कि कोरल्स जो होते हैं गाइज ये कंट्रोल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को पानी के अंदर, राइट। और ये कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करके लाइमस्टोन शेल पर बना देते हैं। तो याद आ रहा होगा आपको, हमने पढ़ा भी था इस चीज के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना। और अगर ये कोरल्स अगर वहां पर खत्म हो जाते हैं, राइट, लुप्त हो जाते हैं या मरने लगते हैं, तो ये जो प्रोसेस है ये पानी के नीचे होगी नहीं और पानी के नीचे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण जो काफी सारी प्रजाति जो है वो मरने लगेंगी। तो ये एक इशू होता है। तो इसलिए कोरल जो होते हैं गाइज ये बेसिकली मतलब समुद्र के जीवन को रेगुलेट करने का भी काम करता है, राइट, और हेल्दी बनाने का काम करता है। अब रेड पांडा की बात करेंगे, इस रेड पांडा, तो हंटिंग ऑफ रेड पांडा हैज डिक्रीज्ड एज पर स्टडी बाय वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क ट्रैफिक। तो ट्रैफिक की स्टडी ने बताया कि पांडा का जो शिकार हो रहा था रेड पांडा का, वो अब घट गया है, कम हो गया है। रेड पांडा जो है गाइज ये एंडेमिक है, कहां पर, ये हिमालय में जो टेम्परेट फॉरेस्ट जो हमें देखने को मिलते हैं तो वहीं पर ही ये रेड पांडा आपको देखने को मिल जाएंगे। आर्बोरियल प्रजाति ये हम लोग को देखने को मिलती है, मतलब पेड़ों पे रहते हैं, बैम्बू को खाते हैं और इवन एग्स, बर्ड्स और इंसेक्ट को भी ये खाते हैं, ठीक है। तो ये इनकी कुछ विशेष चीजें हैं जिसके बारे में एक जनरल आपको आइडिया होना चाहिए। सिक्किम, असम, मेघालय, वेस्ट बंगाल और नदर्न अरुणाचल प्रदेश में ये आपको मिल जाएंगे। इन्हें लोग जो है वो मारते हैं इनके मीट के लिए और इनके फर के लिए, यानी कि इनकी स्किन के लिए, और इलीगल तरीके से इनको पाल के भी रखा जाता है। तो ये वाली चीज भी इनकी हमें रेड पांडा की देखने को मिलती है, क्योंकि खूबसूरत दिखाई देता है। IUCN की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड कैटेगरी में है और लगभग 14,500 जानवर ये हम लोग को नेपाल, भूटान, इंडिया, चाइना और म्यांमार जैसी कंट्रीज में देखने को मिलता है। और सिक्किम का ये स्टेट एनिमल है, याद रखना, रेड पांडा। क्वेश्चन अगर आ जाए रेड पांडा जो है वो किस पर्टिकुलर स्टेट का स्टेट एनिमल है, तो सिक्किम आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की बात हो रही है, तो क्वेश्चन आ सकता है किस डिपार्टमेंट के अंदर आती है ये, तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर आती है। मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, फटाफट लिखकर बताइए। तो ये दूसरी हम लोग को कमर्शियल आर्म देखने को मिल रही है एंट्रिक्स के बाद, और इसे बजट 2019 में अनाउंस किया गया था, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। क्वेश्चन आ जाए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड क्या है, तो इसरो की हमारी कमर्शियल आर्म है, ये याद रखिएगा। यह डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की एक कमर्शियल, दूसरी कमर्शियल आर्म हमें देखने को मिल रही है। तो इसमें क्या होता है गाइस, आपको बताएं कि जो भी इसरो, जो भी जिस भी प्रकार की रिसर्च इसरो ने कंडक्ट करी है, या फिर जैसे कि हम अगर अपनी कोई सैटेलाइट स्पेस में भेज रहा है हमारे रॉकेट से, राइट, इंडिया से ये रॉकेट लॉन्च हो रहा है, सैटेलाइट लेकर जा रहा है, और उस रॉकेट में अगर स्पेस है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरी कंट्रीज के भी सैटेलाइट को लॉन्च करा सकते हैं, और इससे दूसरी कंट्री जो है वो हमें पैसा पे करती है, राइट। इससे हमें जो है वो फायदा होता है इकोनॉमिकली। तो हम क्या करते हैं, अपनी जो सर्विसेज हैं वो दूसरी कंट्री को ऑफर करते हैं, और उसके लिए ये हम लोग को बॉडीज देखने को मिलती है, या फिर दूसरे प्राइवेट प्लेयर्स को जो है वो हम लोग ऑफर करते हैं कि हमारे साथ आकर जुड़ो और कोलैबोरेट करो, राइट। जैसे कि ऑब्वियस ही बात है कि आज की डेट में आपको पता होगा इसकी स्पेस
टेक्नोलॉजीज को भी जो है वो प्राइवेट कर दिया गया है। तो इसमें हम लोग इंडस्ट्रियल पार्टनर ढूंढ रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी जो है वो इसरो के साथ जुड़े और वेरियस स्पेस से रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट्स हैं, डिजाइन्स हैं, वो तैयार करें, राइट। तो उसके लिए ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की दूसरी कमर्शियल आर्म हमें देखने को मिल रही है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो इनका काम ये होता है कि जैसे कि दूसरे प्लेयर्स के साथ जो है वो मिलकर कोलैबोरेट करना, काम करना, उनको या फिर उनको कुछ सर्विस जो है वो प्रोवाइड कराना, उसके बदले में पैसा मिलता है। और इसका ऑब्जेक्टिव वही है जो मैंने आपको समझाया कि इसरो की रिसर्च और डेवलपमेंट का उपयोग करना कमर्शियल पर्पसेस के लिए, और ये इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर के साथ, तो हमारे इंडिया की जो इंडस्ट्रीज हैं तो वो उनके साथ पार्टनरशिप करके इसरो की जो सर्विसेज है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है उसका उपयोग करते हुए पैसा जो है वो बनाना, ये वाली चीज हमें देखने को मिलती है। और वन ऑफ द मैंडेट जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का है, उसका एम ये है कि हमें स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है उसको मैन्युफैक्चर करना है भारी मात्रा में, और ये तब हो सकता है जब प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी जो है वो जुड़े, और भी ज्यादा इंडस्ट्रियल प्लेयर्स जो है वो जुड़े इसरो के साथ, और ज्यादा पावरफुल पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को जो है वो बनाना है। और किसकी पार्टनरशिप के साथ? प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप के साथ। तो ये वाली चीज आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। और ये इसरो की एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन के साथ कैसे डिफरेंट है, तो आपको बता दें गाइस कि एंट्रिक्स का मेन काम क्या होता है कि जितने भी इसरो की कमर्शियल डील्स जो होती हैं सैटेलाइट्स को लेकर और लॉन्च व्हीकल्स को लेकर फॉरेन कंट्रीज के साथ, फॉरेन कस्टमर्स के साथ, तो उससे डील करती है एंट्रिक्स। तो इसमें दो चीज आप ध्यान में रखना, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है वो डील करेगी मतलब इंडस्ट्रियल पार्टनर्स के साथ, और एंट्रिक्स जो डील करती है वो फॉरेन कस्टमर के साथ डील करती है। जब भी किसी दूसरी कंट्री को हमारी जमीन से या हमारे रॉकेट से अगर लॉन्च करना रहता है किसी प्रकार की सैटेलाइट्स वगैरह, तो इस प्रकार की डील होती है। जैसे कोई दूसरी कंट्री है, वो चाह रही है कि इंडिया जो है वो उनकी सैटेलाइट जो है वो लॉन्च करे, राइट। तो वो हमें उनकी सैटेलाइट प्रोवाइड कराती हैं, उनकी सैटेलाइट हमारे रॉकेट पे हम लोग जो है वो लगाते हैं, इंस्टॉल करते हैं और फिर उसे छोड़ देते हैं ऑर्बिट पर ले आकर। तो ऐसी चीज हम लोग करते हैं। तो इस प्रकार की जो डील होती है वो एंट्रिक्स करती है, बट न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो डील कंडक्ट करती है वो इंडस्ट्रियल पार्टनर्स के साथ करती है। तो ये एक डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये वाला जो डिफरेंस है ना, ये चीज आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी। तो फॉरेन प्लेयर्स के लिए कौन है? एंट्रिक्स। इंडियन प्लेयर्स के लिए कौन है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए, कॉर्ड ब्लड बैंकिंग की बात हो रही है, तो एक पुणे सिटीजन डॉक्टर फोरम ने कहा है कि पेरेंट्स को वार्निंग दी है कि इस प्रकार से इमोशनली फंसो मत, स्टेम सेल बैंकिंग कंपनी जो आपको फंसा रही है उससे सतर्क रहो। तो ये पूरा मामला क्या है, तो उससे पहले आपको एग्जाम के लिए बता देता हूं कि आपको क्या जानना है। कॉर्ड ब्लड के बारे में जानना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, फिर आगे की स्टोरी सुनाऊंगा जो कि आपके मेंस के लिए भी थोड़ी सी काम की हो सकती है या फिर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। कॉर्ड ब्लड तो सीधे सीधे पहली चीज आपके दिमाग में होना चाहिए, अम्बिकल कॉर्ड की यहाँ पर बात हो रही है। बच्चा जैसे ही पैदा होता है तो अपने साथ वो मदर का अम्बिकल कॉर्ड जो है वो साथ में अटैच रहता है ना उसके, पता है ना ये वाली बात, आपको पढ़ा होगा आपने साइंस में और पता भी होगा वैसे तो ये वाली बात। तो उसमें जो ब्लड मौजूद होता है, उसमें जो खून मौजूद होता है अम्बिकल कॉर्ड में, तो वो इनिशियल स्टेज में वो इतना बेहतर होता है कि उसकी बोन मैरो में जितने स्टेम सेल्स मौजूद होते हैं उससे 10 गुना ज्यादा स्टेम सेल उस पर्टिकुलर ब्लड में होता है, कॉर्ड ब्लड में, राइट। और ये कहा जाता है कि फ्यूचर में बच्चे को किसी भी प्रकार की अगर कोई भी खतरनाक घातक से घातक बीमारी हो जाए तो उस बीमारी को इस स्टेम सेल के ट्रीटमेंट के थ्रू जो है वो ठीक किया जा सकता है, और उस समय लगेगा ये स्टेम सेल्स की आवश्यकता होगी। और कॉर्ड ब्लड में मौजूद जो स्टेम सेल्स जो होते हैं वो काफी मतलब प्योर रहते हैं और हेल्दी स्टेज में रहते हैं, और इसका अगर इस्तेमाल किया जाएगा उस बच्चे की डिजीज को ठीक करने के लिए तो वो किया जा सकता है, डिजीज जो है वो खत्म हो सकती है। तो इसलिए कॉर्ड ब्लड का जो है वो उपयोग हम लोग को देखने को मिलता है। तो आपको शॉर्ट में ये चीज समझनी है, कॉर्ड ब्लड का उपयोग जो है वो किया जाता है वेरियस डिजीजेस को खत्म करने के लिए, बट एक्चुअल में कॉर्ड ब्लड का नहीं किया जाता। कॉर्ड ब्लड में मौजूद स्टेम सेल्स होते हैं, और इस स्टेम सेल्स की मदद से बहुत घातक बीमारियों का मतलब जो ट्रीटमेंट जो है वो किया जा सकता है। बट आपको बता देगा इसकी अभी भी ये वाली जो चीज जो चल रही है ना, मतलब कि ये स्टेम सेल को लेकर जो हम लोग देख रहे हैं कि ये दावा किया जाता है कि काफी सारी घातक से घातक बीमारी ठीक की जा सकती है स्टेम सेल्स के थ्रू, राइट। तो ये भी अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है, मतलब कि अभी भी जो है वो पूरी तरह से ये चीज सामने नहीं आई कि स्टेम सेल जो है वो ठीक कर सकती है बीमारियों को जड़ से, राइट। बट फिर भी इसकी मार्केटिंग चल रही है। काफी सारी स्टेम सेल बैंकिंग कंपनी जो है वो पेरेंट्स को बोलती हैं, जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं वो पेरेंट्स को इमोशनली बोलती है। जैसे इंश्योरेंस कंपनी वाले बेवकूफ नहीं बनाते, बेवकूफ नहीं यार, वैसे तो ठीक है, इंश्योरेंस करवाना चाहिए सभी को, ये बहुत जरूरी होता है, बट फिर भी वो किस प्रकार से इमोशनल करते हैं कि अब लाइफ का भरोसा नहीं, कल को कैसी बीमारी आ जाए, क्या बीमारी आ जाए, अभी से अगर इंश्योरेंस करा के रखोगे तो एटलीस्ट ये श्योरिटी रहेगी कि कल को अगर कोई बड़ा खर्चा आता है तो आपको उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत ना पड़े, नहीं तो फिर लोगों का घर बार सब बिक जाता है,
इलाज कराने में, आप तो जानते ही हो, ऐसा करके बोलते हैं ना। तो वही कर रही है स्टेम सेल बैंकिंग कंपनीज, ये बोल रही है पेरेंट्स को कि देखो यार, कल को आपके बच्चे को कोई घातक बीमारी हो जाती है और जीने और मरने की बात अगर आ जाए सामने, क्योंकि आप तो जान नहीं सकते हो फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, तो उस समय यही ब्लड जो है, यही स्टेम सेल जो है, या फिर यही आपका जो कॉर्ड ब्लड है, ये उस बच्चे को आपके बचा लेगा। तो इसलिए कहती हैं कंपनीज कि आप जो है ये ब्लड हमें दे दो, और उसकी कुछ फीस चार्ज करती हैं, लाखों में फीस होती है, 50,000 से 1 लाख तो नॉर्मल सी बात है कि इसकी फीस हमें देखने को मिलती है। तो कहती हैं कि आप जो है ये दे दो हमें, हम जो है वो इसको अपने पास सेफ रखेंगे, और जब भी आपको जरूरत पड़े आप हमसे मांग लो, हम इसको दे देंगे। तो इस प्रकार से जो है वो मतलब बेचारे पेरेंट्स को जो है वो थोड़ा सा उलझाया जा रहा है, इमोशनल करके डराया जा रहा है, और उनसे पैसे लूटे जा रहे हैं। तो वही चीज अभी पुणे के डॉक्टर फोरम ने ये चीज कही थी कि इसमें पेरेंट्स ना उलझे, तो इसको लेकर ये न्यूज में आया था। बट आपको कॉर्ड ब्लड ध्यान में रखना है, ठीक है, कॉर्ड ब्लड इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा सा मैंने इसके बारे में डिटेल में समझा दी जिससे कि आप लिंक कर पाओ एग्जाम में, क्योंकि ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं अक्सर आ जाते हैं एग्जाम में। इंडिया यूएस मिलिट्री कॉपरेशन ग्रुप की यहां पर बात हो रही है। इंडिया यूएस मिलिट्री कॉपरेशन ग्रुप डायलॉग कंडक्ट हुआ था, और कोविड-19 के कारण ये कैंसिल हो गया था। कंडक्ट होना था इसको बेसिकली मतलब मार्च के महीने में, बट कैंसिल हो गया था ये। तो आपको ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखनी है कि ये मिलिट्री कॉपरेशन ग्रुप जो है वो है क्या। तो ये एक फोरम हमें देखने को मिलता है जिसमें डिफेंस कॉपरेशन की जो प्रोग्रेस है उसको रिव्यू किया जाता है। तो रिव्यू करने का एक फोरम हम लोग को देखने को मिलता है। तो इंडिया की इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ और यूनाइटेड स्टेट्स इंडो पैसिफिक कमांड, राइट, तो ये इनकी जो स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल लेवल जो है उनको रिव्यू करने का एक फोरम हमें देखने को मिलता है। सिंपल सी चीज जो आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी आइडिया होना चाहिए। सह्याद्री मेघा की बात करें तो एक नई वैरायटी है धान की, पैडी की, राइट, पैडी रेजिस्टेंस की, मतलब कि इसमें हमें देखने को मिलेगा कि डिजीज वगैरह, यानी कि धान में जो है वो डिजीज नहीं होगी किसी प्रकार की, और न्यूट्रिएंट रिच ये हम लोग को वैरायटी देखने को मिल रही है सह्याद्री मेघा। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चरल साइंस के द्वारा जो है वो इसे डेवलप किया गया है। अब लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस की यहाँ पर बात हो रही है। तो रेपो रेट क्या होता है ये तो आपको पता ही है कि वो एक ऐसा रेट जिस रेट पर बैंक जो है वो लोन लेती है आरबीआई से। तो बैंक जिस रेट पर लोन लेती है आरबीआई से वो होता है रेपो रेट, और ये जो लोन्स होते हैं ये मात्र 2 हफ्तों के लिए हमें देखने को मिलते हैं, मैक्सिमम 2 हफ्तों तक के लिए होते हैं, 14 दिन के लोन होते हैं। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना कि रेपो रेट में लोन जो है वो कितने दिन के लिए दिया जाता है, 14 दिन के लिए दिया जाता है। ऑल्सो लोन जो होता है ये हाई मैच्योरिटी पीरियड के साथ भी आता है, मतलब कि 1 साल और 3 साल के पीरियड के लिए, और जिसमें हाई इंटरेस्ट रेट जो है वो चार्ज किए जाते हैं कंपेयर टू शॉर्ट टर्म लोन्स। मतलब कि रेपो रेट में कम इंटरेस्ट लगता है, बट अगर कोई बैंक बोलती है कि उसको लॉन्ग टर्म के लिए लोन चाहिए तो ये लॉन्ग टर्म रेपो रेट हमें देखने को मिलता है जो कि 1 और 3 साल के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं, राइट। इसका इंटरेस्ट रेट भी थोड़ा सा ज्यादा होता है, और लॉन्ग टर्म रेपो रेट एक प्रकार का टूल है जिसके तहत आरबीआई जो है वो 1 साल से लेकर 3 साल तक के लिए पैसा जो है वो प्रोवाइड कराती है बैंक्स को, और ये पहले से ही रेट जो है वो डिसाइड किया जाता है। बट हाँ, ये रेट जो होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है कंपेयर टू रेपो रेट। और एक्सेप्टिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विथ मैचिंग और हायर टेन्योर एज द कोलैटरल। तो गिरवी रखने के लिए बैंक को बोलती है आरबीआई बैंक को बोलती है कि आपको मैं लोन दूंगी 1 साल और 3 साल के लिए, बट उसके बदले में आप जितने अमाउंट का लोन ले रहे हो उतने अमाउंट की मुझे दो, सरकारी सिक्योरिटी दो, या फिर उसी प्रकार का जो है वो आप जितने समय के लिए ले रहे हो उसको, मतलब जितने मतलब समय के लिए ले रहे हो, मतलब कि उतने जो पीरियड का जो इंटरेस्ट जो जुड़ जाएगा तो उसका आप जो है वो सिक्योरिटी दो, तब जाकर जो है वो मैं आपको लोन दे दूंगी, क्योंकि फ्री में तो मिलता नहीं है, सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, राइट। तो कोलेटरल के तौर पर ये चीज हमें देखने को मिलती थी, ये आपको पता होना चाहिए। और आरबीआई ने अनाउंस किया था कि 1 लाख करोड़ रुपए सिस्टम में, मतलब बैंक में डाले जा रहे हैं लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन ऑक्शंस के थ्रू। Therefore, LTRO supplies banking systems with liquidity for 1 to 3 years need। तो याद रखना क्वेश्चन यहां से बनेगा कि रेपो रेट जो होता है वो कितने हफ्तों के लिए या फिर कितने डेज के लिए जो है वो मतलब लोन दिया जाता है बैंक को रेपो रेट के तहत। तो 14 दिन आप ध्यान में रखना, मैक्सिमम 2 हफ्तों के लिए दिया जाता है। बट लॉन्ग टर्म रेपो रेट 1 साल से लेकर 3 साल के पीरियड के लिए हमें देखने को मिलता है, दिया जाता है बैंकों को। अब देखिए, बासमती और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग की यहां पर बात हो रही है। तो पहली बात तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की डेफिनेशन लिखकर बताइए, काफी इंपॉर्टेंट है ये। और बाकी बासमती के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि इंडिया के अंदर बासमती राइस जो है उसको लेकर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग किन किन राज्यों के पास है। तो सिर्फ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और
वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर के कुछ पार्ट्स के पास हमें देखने को मिलता है कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग है बासमती के लिए। तो ये स्टेट थोड़ा सा ध्यान में रखना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। और हुआ यह है कि गाइस मध्य प्रदेश ने ये टॉपिक न्यूज में इसलिए आया था क्योंकि मध्य प्रदेश ने डिमांड करी थी कि उसके यहाँ भी उगने वाले जो चावल है उसको भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है वो दिया जाए बासमती का, यानी कि उसके चावल को भी बासमती के चावल के तौर पर रिकॉग्नाइज किया जाए। बट ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की जो रजिस्ट्री है उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं हो पाएगा। और उन्होंने ये भी बोला मध्य प्रदेश के लिए कि आपके चावल भले ही कितने अच्छे हों, भले ही बासमती एक्चुअल जो बासमती राइस हो उससे भी क्यों ना अच्छे हों, उससे भी क्यों ना स्वादिष्ट हों, बट फिर भी जब बासमती का जो टैग जो हिमालयन क्षेत्र की जो स्टेट्स हैं उनको मिल गया है तो वो उन्हीं के पास रहेगा, क्योंकि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक ज्योग्राफी जो है, एक लोकेशन जो है वो उससे एसोसिएटेड होती है। तो ये वाली चीज जो है इसको इससे ये वाली चीज बताकर रजिस्ट्रार ने जो है वो इनको मना कर दिया, मध्य प्रदेश को मना कर दिया। फिर मध्य प्रदेश ने भी चिंता जताई थी कि उनके किसान जो है उनको तकलीफ हो जाएगी, अगर ऐसा नहीं करोगे तो वो अर्निंग नहीं कर पाएंगे, एक्सपोर्ट भी जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये सब चीजें यहाँ पर देखने को मिली थी। तो ये मुद्दा चल रहा था। बट आपको ये बासमती राइस जो है वो किन किन स्टेट से एसोसिएटेड है तो वो चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, ये वाली चीज पूछी जा सकती है। इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC ये है क्या? तो इट इज अ टैक्स दैट अ बिजनेस पेज on a purchase and that it can use to reduce its tax liability when it makes a sale। तो देखो बिजनेस क्या करती है, जैसे ही वो अगर कोई सामान परचेज कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं, वो इस टैक्स को पे कर देते हैं। और फिर जैसे ही वो बेचते हैं और वो इनकम जो कमाते हैं तो उस पर जो उनके ऊपर लाइबिलिटी आती है तो वो बता देते हैं कि हमने ऑलरेडी जो है ये टैक्स पे कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट, राइट। तो ये टैक्स क्रेडिट है। सिंपल टर्म्स में इनपुट क्रेडिट का मतलब होता है at the time of paying tax on output you can reduce the tax you have already paid on inputs and pay the balance amount। कि आपने जब जो कोई चीज खरीदते समय जो टैक्स पे किया होगा तो उस स्लिप को आप जो है वो उस समय दिखा सकते हैं जिस समय आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी आती है। फिर बाय चांस को जो भी, यानी कि अगर आपको एक्स्ट्रा पे करना है तो फिर आप एक्स्ट्रा पे कर लो, या फिर अगर जो है वो आपने ज्यादा पे कर दिया है तो उसके बदले आपको रिबेट जो है वो मिल जाता है। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। और इसके अंदर एक एक्सेप्शन है, मतलब कि कुछ बिजनेस को अलाउ नहीं किया जाता इस ITC के लिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए। तो वो कैसे बिजनेस होते हैं गाइस? जो कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर आते हैं। आप बोलोगे सर कॉम्पोजिशन स्कीम क्या है ये भी बता दो, तो कहीं पर लिख लो आप, क्योंकि इसके यहां पर लिखा नहीं हुआ है कॉम्पोजिशन स्कीम के बारे में। तो इट इज सिंपली एंड इजी स्कीम अंडर GST फॉर टैक्स पेयर्स। तो GST के अंडर आती है ये स्कीम, कंपोजिशन स्कीम। जो स्मॉल टैक्स पेयर होते हैं गाइस तो वो उनको जो है वो एक मतलब जिनका एक फिक्स्ड रेट ऑफ टर्नओवर जो होता है उनके लिए एक फिक्स्ड GST रेट जो है वो बता दिया जाता है कि आप जो है वो ये फिक्स GST जो है वो प्रोवाइड कराओ। और स्कीम जो है वो कोई भी टैक्स पेयर जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम का है वो इस स्कीम को जो है वो अवेल कर सकते हैं। तो उनके लिए एक फिक्स्ड जो है वो टैक्स जो है वो बता दिया जाता है कि इतना आप पे कर दो, दैट्स इट। तो ये कंपोजिशन स्कीम हमें देखने को मिलती है। और कंपोजिशन स्कीम में जो भी बिजनेस आते हैं वो इस ITC का लाभ नहीं उठाएंगे, यानी कि उनको अलाउ नहीं किया गया ITC का लाभ उठाने के लिए, राइट। तो ये चीज है जिसके बारे में बस आपको एक छोटी सी बस जानकारी होनी चाहिए, ये दो चीजों के बारे में बस, दैट्स इट। कि ITC क्या होता है और ये कंपोजिशन स्कीम क्या होती है, दैट्स इट। निधि कंपनी की बात करें गाइस तो सरकार जो है गाइस ये 1 साल तक का समय प्रोवाइड करा रही है निधि कंपनीज के लिए कि वो अपनी डिटेल्स अपडेट कर दें अपडेटेड रूल्स के अकॉर्डिंग। अब निधि कंपनी क्या होती है, यहां से क्वेश्चन उठा के पूछा जाएगा कि बताओ निधि कंपनी अभी न्यूज में थी, कौन सी कंपनी होती है ये? तो एक प्रकार की कंपनी है इंडियन नॉन बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर के अंदर, जिसे रिकॉग्नाइज किया गया है कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 406 के तहत। और कोर बिजनेस जो होता है इन कंपनीज का वो क्या होता है, बोरोइंग एंड लेंडिंग मनी बिटवीन देयर मेंबर्स। इन कंपनीज के जो मेंबर्स होते हैं, राइट, एसोसिएटेड मेंबर्स, तो उनके बीच में इसका काम ये होता है कि पैसे को बोरो करना, लेना और पैसों को देना। तो इस प्रकार से ये काम करती है। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है वो इस पर्टिकुलर कंपनी, ऐसी कंपनी को जो है वो रेगुलेट करती है। और इन्हें जो है वो 2 सेट ऑफ नॉर्म्स यानी कि 2 रूल्स को फॉलो करना होता है। एक तो कंपनीज एक्ट 2013 के रूल्स को, राइट, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पर, और दूसरी निधि रूल्स 2014 में आई थी, उसमें मौजूद जो नियम है, रूल्स हैं, तो उन्हें ऐसी कंपनीज को फॉलो करना होता है। निधि कंपनी, सिंपल सी चीज ध्यान में रखना, फंड प्रोवाइड कराने की और लेने की, अपने पास रखने की। तो ऐसी कंपनी जैसे बैंकिंग कंपनीज काम करती है ना, वैसे ही ये निधि कंपनी जो है वो काम करती है। अब देखो क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर, क्रीम एक्ट की बात हो रही है, तो यूनियन होम मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है क्रीम एक्ट, क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर को। इसका मेन एम यह है कि इंफॉर्मेशन शेयर करना पुलिस फोर्सेस के बीच में हीनियस क्राइम्स को लेकर और दूसरे क्राइम्स को लेकर।
तो हमारी जो पुलिस फोर्सेस जो है अलग अलग जगहों पर, राइट, तो उनके बीच में जो है वो क्राइम की इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करना है, जैसे कि सभी पुलिस अथॉरिटीज को जो है वो क्राइम, अलग अलग प्रकार के जो गंभीर आरोप जो होते हैं या गंभीर जो गुनाह वगैरह होते हैं, क्राइम वगैरह जो होते हैं, उनकी जानकारी उन्हें मिल सके, इंफॉर्मेशन उन्हें मिल सके। अब देखिए बात हो रही है यहाँ पर एक स्मॉलेस्ट डायनासोर फॉसिल स्कल के बारे में। डायनासोर का एक छोटा स्कल जो है वो खोपड़ी जो है फॉसिल खोपड़ी की जो है वो पाई गई, जिसको नाम जो है वो दिया गया है ओकुलू डेंटाविस खाउंग्रे, राइट। तो अब देखो ये किस प्रकार का नाम है, अब इसका प्रोनाउंसिएशन जो भी है, मुझे पता है कि मैंने शायद सही किया या नहीं किया, नहीं पता मुझे, राइट, बट वैसे तो 99% चांसेस है गलत ही प्रोनाउंस किया होगा मैंने, राइट, बट फिर भी आप देख लो इस प्रकार का अगर कुछ लिखा हुआ आता है एग्जाम में तो आपको पता होना चाहिए सबसे छोटा डायनासोर का फॉसिल स्कल जो है वो पाया गया है, 99 मिलियन साल पुराना है ये। कहां पर पाया गया, तो लोकेशन ध्यान में रखना, नदन म्यांमार, नदन म्यांमार, आपको लोकेशन थोड़ी सी पता होनी चाहिए। स्मॉलेस्ट डायनासोर है मीजोजोइक एरा का। क्वेश्चन ये भी आ सकता है मीजोजोइक एरा जो है वो किस पर्टिकुलर पीरियड की बात हो रही है, तो 250 मिलियन से लेकर 65 मिलियन साल पहले का जो पीरियड है वो मीजोजोइक एरा का है, डायनासोर एरा का ये पीरियड हमें देखने को मिलता है। अब देखिए बताया जा रहा है कि पूरे दुनिया भर में सिर्फ एक ही जिराफ जो है वो बचा हुआ है, व्हाइट जिराफ। शिकारी जो थे गाइज उन्होंने 2 एक्सट्रीमली रेयर व्हाइट जिराफ को मार डाला नॉर्थ ईस्ट केनिया में, और अब सिर्फ एक ही पूरे दुनिया भर में व्हाइट जिराफ बचा हुआ है। IUCN ने ऐसे जिराफ्स को जो है वो वल्नरेबल की कैटेगरी में रखा हुआ है, और CITES के अपेंडिक्स 2 के अंदर ये शामिल है। व्हाइट अपीयरेंस जो है इनका, इन जिराफ का, वो इसलिए है क्योंकि इनकी बॉडी में ल्यूसिज्म हमें देखने को मिलता है, जो कि एक जेनेटिक कंडीशन होती है जहां पर स्किन सेल्स जो होते हैं उनमें किसी भी प्रकार का पिगमेंटेशन नहीं होता, यानी कि स्किन पिगमेंटेशन इसके अंदर नहीं होता, जिसे हम लोग मेलेनिन जो है वो कहते हैं। मेलेनिन, मेलेनिन नेचुरल स्किन पिगमेंटेशन हमें देखने को मिलता है, यानी कि कलर जो होता है ना बॉडी में, उसके लिए मेलेनिन पिगमेंट जो होता है वो इन्वॉल्व होता है। बट बताया जा रहा है कि ल्यूसिज्म जो होता है वो अलग होता है एल्बिनिज्म से। अब एल्बिनिज्म जो है उसके अंदर ये मेलेनिन नहीं होता, बट इन जिराफ के अंदर जो है वो ल्यूसिज्म है, मतलब कि इनके अंदर ये मेलेनिन तो है, मतलब कि ये सेल हम लोग को तो देखने को मिलता है, बट एक चीज ये है कि इनके अंदर जो पिगमेंटेशन जो है मतलब कि वो खत्म हो गया। यानी कि ऐसा नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि जेनेटिकली जो है वो इनकी बॉडी जो थी वो मतलब कलरलेस थी, मतलब कि जेनेटिकली इनकी बॉडी वाइट थी, ऐसा नहीं है। ये हुआ ऐसा होगा कि ये पैदा हुए होंगे कलरफुल, बट धीरे धीरे करके इनका कलर जो है वो चला गया। तो ये वाली चीज हमें देखने को मिलती है। कई बार आपने ये देखा होगा कि कई बार जैसे सफेद मोर वगैरह जो होते हैं ना, उसके लिए भी ये सब चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, यानी कि ये पिगमेंटेशन की चीज हमें देखने को मिलती है। सफेद मोर आपने देखा होगा, जैसे और भी काफी सारे जानवर ऐसे सफेद जो होते हैं ना, जिनके अंदर कलर्स नहीं होते, और बट एक्चुअली उनकी दूसरी प्रजाति में कलर है। मैं सभी की बात नहीं कर रहा, जैसे कि उनसे रिलेटेड उन्हीं की दूसरी प्रजातियां जो है वो कलरफुल है, बट कुछ लोग जो है वो व्हाइट होते हैं, कुछ जानवर, कुछ प्रजाति, तो इसी के कारण होते हैं। तो आपको ये साइंटिफिक टर्म जो है वो थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ल्यूसिज्म, अल्बिनिज्म, राइट। तो ये सब चीजें, ये मेलेनिन, और मेरे ख्याल से शायद रिवीजन हमने किया है जनवरी फरवरी का, तो उसमें भी मेलेनिन आया था। तो ये चीज आप ध्यान में रखना, ये नेचुरल स्किन पिगमेंट हमें देखने को मिलता है, स्किन के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यार आज थोड़ा सा टाइमिंग का इशू हो गया है, तो अपन जो है वो कल करेंगे, राइट। कल जो है वो इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। तो आप मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।